नमस्कार, मैं हूँ राजेश्वरी। ये है डॉक्टर मनीषा मिश्रा। पिछले हफ्ते हम बात कर रहे थे अनीमिया, यानी जैसे आयुर्वेद में कहते हैं पांडु रोग की। अनीमिया खून की कमी बहुत से कारणों की वजह से होता है। वो डिस्कशन को हम आगे बढ़ाते हैं। अच्छा, ये जब हम खाना खाएंगे अलग अलग तरीके से, ये भी इम्पॉर्टेंट है कि हमें इनको कच्चा खाना चाहिए या पका हुआ खाना चाहिए, बिकॉज बहुत सी चीज़ें पकाने पर उसकी न्यूट्रिएंट्स नष्ट हो जाते हैं। तो ऐसा कोई तरीका है जिसका ध्यान देना चाहिए? बिल्कुल। जब आप आयन यूज़ करना चाहते हैं प्लांट सोर्सेज से, तो आप उसको बॉईल करें, स्टीम करें, डीप फ्राई करके पकोड़े बना के नहीं खाएं। आप उसका आयन और प्रोटीन दोनों लूज़ कर जाते हैं। दैट इज़ रॉन्ग। जब आप हीम आयन, जब आप एनिमल सोर्सेज से ले रहे हैं, तो भी आप देखें कि ज़्यादा डीप फ्राइड नहीं हो, वो ग्रिल्ड हो, वो हल्का सा सॉटेड हो, या उसका सूप बना हो, तो आपको पूरी नरिशमेंट मिलती है। वरना आप आयन डिस्ट्रॉय करने लगते हैं। ज़्यादा हीट में आयन, हीमोग्लोबिन जो आपका आयन मिलता है इन सोर्सेज से, वो एक आयन है हीम, और ग्लोबिन एक प्रोटीन जैसे डिस्ट्रॉय होगा, आपका आयन एब्जॉर्प्शन पुअर हो जाएगा। तो याद रखें, जब आप आयन लेते भी हैं तो खाने के 1 घंटा बाद लें, पर उसके साथ कुछ ऐसी चीज़ लें जो प्रोटीन रिच हो। या तो विटामिन सी लें, ये सबको पता है कि आयन का एब्जॉर्प्शन विटामिन सी से ज़्यादा अच्छा होता है। नींबू पानी के साथ ले सकते हैं, संतरे के जूस के साथ ले सकते हैं, या इवन बेल पेपर्स आर रिच इन विटामिन सी, तो आप उसके सलाद के साथ भी ले सकते हैं। तो दीज आर द थिंग्स यू शुड रिमेंबर व्हेन यू आर टेकिंग आयन। ऑयल्स आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। जब आप खाना बना रहे हैं तो रिकमेंडेड ऑयल इज़ कि तिल का तेल बहुत अच्छा है, घी बहुत अच्छा है, मक्खन गुड सोर्स है खाना पकाने के लिए। पर आयुर्वेद मस्टर्ड ऑयल का उपयोग निषिद्ध बताता है अगर आपको एनीमिया है तो। क्यों? क्योंकि मस्टर्ड बहुत पंजेंट है, कटु है, गरम है, उष्ण है, और आपका ये पित्त खराब करता है। तो इसलिए मस्टर्ड जब आपको एनीमिया हो तो बहुत कम उपयोग करें उसका। क्या लोहे की कढ़ाई में हरी सब्जियां बनाओ तो उसका आयरन रिटेन होता है? हाँ, लोहा सोर्स ऑफ आयरन है, और जब आयरन सप्लीमेंट्स हम आयुर्वेद में देते हैं तो उसमें लौह भस्म यूज़ करते हैं। तो जब आप लोहे की कढ़ाई में बनाते हैं तो थोड़ा आयरन लीच हो जाता है और आपको आयरन का फ़ायदा मिलता है। ये आयरन सुपाच्य होता है, तो इसकी चिंता ना करें कि आयरन से आपको तकलीफ होगी। हाँ, जैसे वो कहते हैं कि आयुर्वेदिक मेडिसिन लेंगे तो अंदर मेटल डिपॉजिट्स हो जाते हैं। मेटल क्या कहते हैं? किडनी और लिवर इफेक्ट हो जाते हैं क्योंकि मेटल्स रिटेन हो जाते हैं। ऐसा कहते हैं, पर ऐसा होता है? ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। जो आयुर्वेद में आप मेटल्स यूज़ करते हैं, कुछ हैवी मेटल्स हैं और कुछ मिनरल्स हैं। आयरन कम्स इनटू मिनरल्स एंड नॉट मेटल्स, और वो हमारे शरीर के अंदर ऑलरेडी है। तो अगर हम बाहर से ले भी रहे हैं तो आयुर्वेदिक मेडिसिन भस्म करती हैं। लोहे का भस्म बिकम्स अ नैनो पार्टिकल। बहुत छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो शरीर में आसानी से एब्जॉर्ब होते हैं। इनफैक्ट लौह भस्म आपकी भूख बढ़ाता है, आपके लिवर को फंक्शन को ठीक करता है, और इसका एब्जॉर्प्शन काफ़ी अच्छा होता है, ज़्यादा आसान है एलिमेंटल आयन से। ये सब हम खा लेते हैं, लेकिन हमें कब पता चलेगा कि हमने ये बहुत ज़्यादा खा लिया है और इससे मेटल टॉक्सिसिटी हो सकती है? ऐसा कुछ होता है? तो आप जब आयुर्वेदिक प्रिपरेशंस ले रहे हैं तो मेटल टॉक्सिसिटी यूजुअली नहीं होती। हम जब मेटालिक प्रिपरेशंस देते हैं तो हम एक अवधि के लिए देते हैं। क्या होता है, पेशेंट्स डॉक्टर से एक बार दवाई लेके आते हैं तो अपने मर्जी से 6 से 8 महीना खा रहे होते हैं, और इन सब की एक ड्यूरेशन होती है, कभी 2 महीना 3 महीना, वो एक डॉक्टर डिसाइड करता है। तो मेटल टॉक्सिसिटी आयुर्वेदिक मेडिसिन से हमने जितनी स्टडीज़ करी हैं उसमें नहीं हुई है, पर आप अगर मेडिसिन अब्यूज़ करते हैं तो हो सकती है। दूसरा, ये जो लेड वगैरह बोलते हैं ना, लेड के पाइप्स के थ्रू आपके पानी भी आ रहे हैं, तो लेड टॉक्सिसिटी उससे होती है। लेड प्लांट्स भी खींचते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है हर प्लांट का जो प्लांटेशन है वो अच्छे पानी में हुआ हो, तो उधर से भी हैवी मेटल्स आ सकते हैं। एनवायरमेंटल पोल्यूशन से आप ले सकते हैं। तो आयुर्वेदिक मेडिसिन इज़ नॉट द ओनली कॉज फॉर हैवी मेटल टॉक्सिसिटी। And it is not. It is something that is prescribed by a doctor, so everything is taken into consideration. Yes. जब हम दवा दे रहे हैं तो हमें भी पता है कि उसके गुण और उसके दुर्गुण दोनों क्या है, और उसको कितने समय तक देना और चाहिए, कैसे बैलेंस करना है। हाँ। सो हैविंग सेड दैट, आयुर्वेद में लोह भस्म देते हैं अगर खून की कमी हो। और कौन सी आयुर्वेदिक प्रिपरेशंस हैं अगर कोई टॉनिक लेना चाहे सेफली विदाउट अ डॉक्टर्स रिकमेंडेशन इफ एट ऑल, तो कौन से ले सकते हैं? तो आयुर्वेद मानता है समान से समान की वृद्धि। तो जैसा आपको चीज़ चाहिए वैसी ही चीज़ें शरीर में डालनी चाहिए। इसलिए लोहा हमारा इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है, और लोहा मिनरल है, मेटल नहीं।
तो लोहे का भस्म, उसके अलावा मंडूर भस्म जो कि एक लोहे का प्रकार है, उसको यूज़ करते हैं। ताम्र का काफ़ी उपयोग है क्योंकि कॉपर इज़ अ कैटलिस्ट इन इम्प्रूविंग योर आयन कंजप्शन, तो उसका भी उपयोग होता है। उसके अलावा दाड़िम के बहुत प्रिपरेशन है। दाड़िम इज अनार। दाड़िम, अच्छा। हाँ, दाड़िम वैसे ही हम लिखते हैं। अच्छा, ओ, हम लोग तो दाड़िम अवलेह एक ऐसा प्रिपरेशन है जो हम यूज़ करते हैं टू इम्प्रूव आयन लेवल्स। और देखा गया है कि अगर आप लगातार 1 महीना ऐसी दवाओं का सेवन करें तो आपका हीमोग्लोबिन धीरे धीरे ऊपर आने लगता है और हेल्दी स्टेटस में पहुंच जाता है। बट ये यू प्रेफर कि डॉक्टर के रिकमेंडेशन से ही हो? बिल्कुल, दाड़िम अवलेह के बहुत सारे इंडिकेशंस हैं, आप कई जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं, बच्चों से बड़ों तक के लिए। पर बेस्ट है कि आप जाके डॉक्टर से मिलें तो वो आपको बेस्ट ब्रांड प्रिस्क्राइब करेंगे। तो जब लोहे के प्रिपरेशन है तो एक है लोहासव, जो कि एक बेसिकली अल्कोहलिक प्रिपरेशन है लोहे का फॉर फास्टर एब्जॉर्प्शन इन वीक पेशेंट्स। पुनर्नवा मंडूर है, सप्तामृत लोह है, नवायस लोह है। आप अपने मर्जी से नहीं लें क्योंकि हर पेशेंट की प्रकृति अलग होती है और उसके हिसाब से मुझे लोहा यूज़ करना होता है। अच्छा, एक सवाल मुझे पूछना है। औरतों को पीरियड्स में ब्लड जाता है तो लाजमी है कि उनको एनीमिया हो सकता है, क्योंकि कभी ब्लड फ्लो ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। लेकिन जब लोग ब्लड डोनेट करने जाते हैं तब ज़्यादा ब्लड लिया जाता है, तब उनको क्यों नहीं होता एनीमिया और औरतों को क्यों हो जाता है? तो ब्लड हम 6 महीने में एक बार, साल में एक बार डोनेट करते हैं 350 ml। औरतें हर महीने उनको पीरियड्स आते हैं जिसमें दे लूज अराउंड 50 to 80 ml ऑफ ब्लड। दूसरा, औरतें अच्छा न्यूट्रिशन लेती नहीं है। मेन कैन एब्जॉर्ब न्यूट्रिशन थ्रू आउट द ईयर। औरतों का साइकिल 28 दिन का होता है जिसमें हार्मोन्स बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। पहले 14 दिन ईस्ट्रोजन, दूसरे 14 दिन प्रोजेस्टेरॉन, कभी भूख लगती है कभी कम लगती है, एब्जॉर्प्शन इन हार्मोन्स पर डिपेंड होता है। इसलिए विमेन में आयन थोड़ा लो ही रहता है बिकॉज देयर हार्मोन्स कीप ऑन वेरिंग, वेयर एज इन मेन दे आर कॉन्स्टेंट फॉर लाइफ लॉन्ग। तो बेसिकली ये है कि जो हार्मोन्स अपना खेल करेंगे वो तो है ही, जो आपका ब्लड लॉस होगा वो तो है ही। यू जस्ट हैव टू लर्न टू बी हैप्पी बिकॉज एनीमिया एक लाइफस्टाइल इशू भी है। इसलिए जो है जैसा है खुश रहें, व्यायाम करें, अच्छा खाएं, अच्छा पिएं और खून बढ़ाएं। लाइफस्टाइल पे मुझे याद आया, स्मोकिंग एंड अल्कोहलिज्म, ये 2 मुख्य लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से एनीमिया मेन एंड विमेन दोनों में है। पैसिव स्मोकिंग की वजह से बच्चों को भी वो झेलना पड़ता है। आप देखेंगे कि विमेन ऑलमोस्ट 56% विमेन इन इंडिया सफ़र फ्रॉम एनीमिया, 25% पुरुषों में है और ऑलमोस्ट 60% बच्चों में है। बच्चे सफ़र मोर। बहुत सारे कारण होते हैं, बचपन में कीड़े हो जाते हैं पेट में तो डीवर्मिंग ज़रूरी है। उसके अलावा एनवायरनमेंट कैसा है, साफ़ सुथरे रह रहे हैं क्या, उनको सही टाइम पे पूरा पोषण मिल रहा है क्या, उसका पूरा ख्याल रखना ज़रूरी है। जैसे आप बच्चों का केयर करते हैं वैसे ही वृद्धों का केयर करना ज़रूरी है बिकॉज उनके ऑर्गन्स अब डिप्लीशन पे है, लीवर का फंक्शन पुअर रहता है। तो ऐसे टाइम पे आयरन सप्लीमेंट्स अगर नहीं दे सकते हैं तो आयुर्वेदिक दाड़िम या खजूर या बादाम या आंवला, इन सब से उनकी कमी पूरी करना ज़रूरी है। आपको हमारी बातें कैसी लगती हैं आप हमें लिख भेजिए। हमारा YouTube चैनल तो आप देखते ही हैं, आप शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। अगर कोई सवाल है, कोई प्रश्न है तो आप हमें लिख डालिए, हम ज़रूर जवाब देंगे। नमस्कार।